हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन जीनियस एकेडमी पर ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आज के टॉपिक की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, और वो है क्रिस्टल दोष के बारे में या क्रिस्टल त्रुटि। क्रिस्टल दोष या इसको अपन कह सकते हैं क्रिस्टल त्रुटि। ठीक है, देखो दोष या त्रुटि क्या होती है जरा समझ लो। जैसे हमारे पास कोई ये क्रिस्टल है, इसमें कण इस तरह से रखे हुए, अपन सब देख चुके हैं, घनीय निबिड़ संकुलन अलग अलग तरह से, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, सब देख चुके हैं। इस तरह से रखे हैं। ठीक है, अब क्या हो, अचानक से एक कण इसमें से कोई सा भी देख लो, वो यहां से हटे और इस पूरे जालक को छोड़कर बाहर आ जाए। ठीक है, या फिर इस जालक को छोड़कर बाहर ना आए, बल्कि ये जो अंतराकाश दिखाई पड़ रहे हैं आपको, अंतराकाश, अंतराकाश मतलब परमाणुओं के बीच में जो गैप बनता है उसमें ही फंस जाए। ये आयन यहाँ से हटे, इसमें फंस जाए। ये धनायन भी हो सकता है, कभी कभी ऋणायन भी हो सकता है। ठीक है, अंतराकाश में जाके फंस जाए, ट्रैप हो जाए। क्लियर है ना। तो इससे क्या होगा, कणों की जो नियमित व्यवस्था है उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इस दोष से उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ेगा, बदल जाएंगे वो। तो उन्हें अपन बोलते हैं क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि। अच्छा, ठोस में क्रिस्टल दोष या क्रिस्टल त्रुटि कब नहीं होते? ठीक है ना, जब कणों को व्यवस्था नियमित मिलती रहती है, यानी कण नियमित व्यवस्था में रहते हैं। और ऐसा 0 केल्विन ताप पर तो होता है। 0 केल्विन ताप मतलब परम शून्य ताप, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन ताप, दुनिया के सबसे कम ताप। ठीक है, परम शून्य ताप कहलाता है। इस ताप पर संपूर्ण ठोस पदार्थ, जितने भी ठोस होते हैं, ठीक है ना, उनमें कोई त्रुटि या दोष नहीं पाया जाता, उन्हें आदर्श क्रिस्टल बोला जाता है। लेकिन जब उन्हें धीरे धीरे गर्म किया जाता है या फिर उनमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 बात सुनना, जब उन्हें धीरे धीरे गर्म किया जाता है या फिर उनमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जो आदर्श क्रिस्टल है उसमें जो कणों की व्यवस्था नियमित थी वो गड़बड़ा जाती है, और कण अपनी स्थिति से भटक जाते हैं, या तो क्रिस्टल को छोड़ देते हैं या फिर वहीं फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, अपनी जालक बिंदु वाली स्थिति जो होती है उससे हट जाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी अब क्रिस्टल कैसा होता है, आदर्श नहीं, अब वो दोष युक्त क्रिस्टल हो जाता है, और इस घटना को क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर संपूर्ण संपूर्ण ठोस पदार्थों के कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। 0 केल्विन ताप पर संपूर्ण ठोस पदार्थों के कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इसे आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। इसे आदर्श क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या है, ठोस का बड़ा रूप क्रिस्टल कहा जाता है। जब ठोस को गर्म किया जाता है, जब ठोस को गर्म किया जाता है या उसमें कोई अशुद्धि मिलाई जाती है, या उसमें कोई अशुद्धि मिलाते हैं, तो कणों की नियमित व्यवस्था, कणों की नियमित व्यवस्था बदल जाती या अनियमित हो जाती। अनियमित हो जाती। जैसे अनियमित कैसे होगी, जैसे कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर, कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर, क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर आ जाता है,
तथा उसकी जगह कोई क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। जब क्रिस्टल जालक को छोड़कर कण बाहर आएगा, जैसे NaCl में से क्लोराइड आयन बाहर आ जाए तो क्लोराइड आयन की जगह एक छिद्र बन जाएगा, उसकी जगह कोई छिद्र बन जाता है। इसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। दोष आ गया ना, ठीक है। जैसे कई तरीके हैं अनियमित व्यवस्था लाने की, कई तरीके हैं। कण क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, या फिर एक तरीके ये हो सकता है कि कण क्रिस्टल के अंतराकाशों में फंस जाए, अंतराकाशों में अटक जाए, बाहर नहीं आ पाए। साइज बड़ा है तो कण अंतराकाशों में अटक जाए, ठीक है। यानी अपनी मूल जगह को छोड़ दिया है कण ने, मूल जगह को छोड़कर बाहर आ गया तो उसकी जगह पर छिद्र बनेगा, और मूल जगह को छोड़कर अगर वो अंतराकाशों में चला गया तो भी इस तरीके की अव्यवस्था उत्पन्न हुई, कण क्रिस्टल के अंतराकाशों में अटक जाए। और एक तरीका क्या है, क्रिस्टल में बाहर से कोई आयन आ जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। समझो, क्रिस्टल में बाहर से कोई कण प्रवेश कर जाए, कोई कण प्रवेश कर जाए। तो इस तरह से कई तरह के दोष होते हैं। ये सब दोष के कारण बनते हैं। चलो, कोई आयन बाहर निकल जाए, कोई कण बाहर निकल जाए, कोई कण बाहर न निकल पाए तो अंतराकाशों में फंस जाए, अटक जाए, या फिर क्रिस्टल में कोई बाहर से कण आ जाए, तो इससे कणों की व्यवस्था बिगड़ जाती है और कण दोष मुक्त हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है, ठीक है। कुछ कहानी समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल दोष, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो, आदर्श क्रिस्टल किस तरह के से दिखेगा, आदर्श क्रिस्टल में तो दोष रहित, इसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। मान लो ये इस तरह से कण है किसी क्रिस्टल में, ठीक है, तो इनको अपन ऐसे कनेक्ट कर देते, इस तरह से, क्लियर है। मान लो धनायन M प्लस ऋणायन X माइनस, धनायन M प्लस MX प्रकार का क्रिस्टल है, ऋणायन X माइनस, फिर धनायन के नीचे ऋणायन आएगा, फिर धनायन, ऋणायन, धनायन, फिर ऋणायन के नीचे धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन। ये इस प्रकार का कोई क्रिस्टल है। तो देखो, इस क्रिस्टल में सभी धनायन और सभी ऋणायन अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। कोई धनायन ऋणायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकला? नहीं निकला। अंतराकाश में कोई आयन फंसा हुआ है? नहीं फंसा हुआ। क्रिस्टल के बाहर से कोई आयन आया है? नहीं आया। क्लियर है नहीं? ठीक। क्रिस्टल कैसा है? उदासीन। क्रिस्टल कैसा है? वैद्युत रूप से उदासीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रिस्टल वैद्युत रूप से उदासीन है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल लो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा, ठीक है, तो आदर्श क्रिस्टल भी वैद्युत रूप से उदासीन रहता है, और जो दोष युक्त क्रिस्टल होता है, दोष युक्त क्रिस्टल समझ गए, जिसमें दोष आ चुका है, वो भी वैद्युत रूप से उदासीन बना रहेगा। क्रिस्टल अपने आप को वैद्युत रूप से उदासीन कर लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी दोष युक्त क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल की तरह क्या रहता है? अपनी वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अपनी वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो ये वैद्युत रूप से उदासीन है, आदर्श क्रिस्टल है। अब इसमें अपन दोष उत्पन्न कर देते हैं। सपोज करो इसका एक धनायन M प्लस यहाँ से बाहर निकल जाता है, धनायन यहाँ से बाहर निकल जाता है। क्लियर है नहीं? तो धनायन निकलने की वजह से क्या होगा? इसका एक धनावेश कम पड़ जाएगा, तो उस आवेश को संतुलित करने के लिए एक ऋणायन भी बाहर चला जाता है।
भाई एक धनायन गया तो एक धनावेश कम पड़ गया, एक ऋणावेश बढ़ गया, फिर ऐसे तो इस पूरे क्रिस्टल पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो तुरंत एक ऋणायन भी बाहर निकल गया जिससे पूरे क्रिस्टल पर वापस जीरो चार्ज आ जाए, मतलब वैद्युत रूप से उदासीन हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ दोष युक्त क्रिस्टल, दोष युक्त क्रिस्टल। इस तरह से यही क्रिस्टल है, मान लो इसी में दोष आ गया। ठीक है, m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, ठीक है, एक्स माइनस, अब ये m प्लस अपनी जगह सट गया, एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस अपनी जगह पर नहीं है, तो क्या होता है यहाँ से एक्स माइनस हट जाए, जैसे समझ लो ऐसे कर लेते हैं, एक ऊपर से हटा दिया, इस एम प्लस को यहाँ से हटा दिया तो ये नीचे वाला एक्स माइनस हट गया। बताओ अब व्यवस्था नियमित है क्या? नहीं है। यहाँ क्या चीज़ है? रिक्त स्थान। यहाँ क्या चीज़ है? रिक्त, छिद्र बन गया, क्रिस्टल में क्या आ गया? दोष आ गया, क्रिस्टल में क्या आ गया? दोष। ये कहानी समझ में आ रही है एकदम? तो ये दोष युक्त क्रिस्टल, ठीक है। लेकिन जरा आवेश देखो, इसका धनावेश चेक करो, 1 2 3 4 5, धनावेश कितना है इस पर? धनावेश कितना है इस क्रिस्टल पर? 5 है। उस क्रिस्टल के अंदर, सॉरी, क्रिस्टल पर तो 0 आवेश है, धनावेश क्रिस्टल के अंदर 5 है। ऋणावेश कितना है? 1 2 3 4 5, ऋणावेश भी 5 है, -5 में। तो टोटल आवेश कितना है? टोटल 0, यानी अभी भी ये वैद्युत रूप से उदासीन बना हुआ है। क्लियर है? ये भी वैद्युत रूप से, यहाँ 6 धनावेश और 6 ऋणावेश था, मान रहा हूँ मैं, एक एक ज्यादा था, लेकिन टोटल विद्युत रूप से उदासीन था, ये भी विद्युत रूप से उदासीन, और ये दोष युक्त क्रिस्टल। ठीक है, तो इस तरह से हम दोष को या क्रिस्टल दोष को डिफाइन करते हैं। चलो नोट कर लो। अब अपन देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में कि क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का हो, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का होता है। देखो, क्रिस्टल दोष 2 प्रकार का होता है जनरल, वैसे तो कई प्रकार है इसके, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 प्रकार है। एक है रस समीकरण मितीय दोष और एक है अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं आज रस समीकरण मितीय दोष। क्रिस्टल दोष के प्रकार। पहला है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, देखो ऐसा दोष जो रस समीकरण मितीय यौगिकों में पाया जाता है। अब ये रस समीकरण मितीय यौगिक क्या होते हैं भाई? पहले मैं लिख देता हूं, ऐसा दोष जो रस समीकरण मितीय यौगिकों का एक प्रकार है, रस समीकरण मितीय यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? धनायनों व ऋणायनों की संख्याओं का अनुपात, समझना, रस समीकरण मितीय यौगिकों में क्या होता है? धनायनों व ऋणायनों की संख्या का जो अनुपात होता है वो ही रहता है जो उसके अणुसूत्र में। दोष होने के बाद अणुसूत्र में जो धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात है वो ही दोष होने के बाद बना रहता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं धनायनों व ऋणायनों, धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात वही बना रहता है, वही बना रहता है जो उसके अणुसूत्र में है, जो उसके अणुसूत्र में है। बहुत इंपॉर्टेंट, दोष हो गया, समझे, दोष हो गया, उसके बाद धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात वही बना रहता है जो उसके अणुसूत्र में है। इस प्रकार के दोष हो गया रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है ना, ऐसा दो बना उसके अणुसूत्र में है, ऐसा दोष रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो बहुत है।
चलो अब अपन बात करते हैं एक और तरह से, मैं इसको समझाता हूँ। देखो ये ऐसे कह सकते हैं, दोष से पहले व दोष के बाद धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान रहता है। संख्या का अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी ये कहानी। जैसे एक यौगिक है M1X1, तो जरा धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात लो। यहाँ पर धनायन की इस अणुसूत्र है, इस अणुसूत्र में धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात लो। और ये आदर्श क्रिस्टल है, सपोज करो। क्या है ये? आदर्श क्रिस्टल। ठीक है, M1X1 अणुसूत्र है, आदर्श क्रिस्टल है। ठीक है, धनायन कितने हैं इसमें? एक। ऋणायन कितने हैं इसमें? एक। अणुसूत्र में एक धनायन एक ऋणायन, तो इनका अनुपात लो 1/1, तो वो 1 आ रहा है। अनुपात लिया मैंने 1/1, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जब दोष आ जाएगा तब भी इसमें धनायन, क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात 1 ही आएगा, समान आएगा। धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात क्या आएगा? समान आएगा। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसके प्रकार बता देता हूँ। तो ये अनुपात बदलता नहीं, यह अनुपात समान रहेगा दोष के बाद। ठीक है, उदाहरण देख लो इसके, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मिति दोष के उदाहरण, 2 उदाहरण है इसमें। पहला उदाहरण है, फर्स्ट करके लिख देते हैं, शॉटकी दोष। ठीक है, और दूसरा उदाहरण इसमें चलता है फ्रेंकेल दोष। शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष, तो इसमें क्या होता है? शॉटकी दोष में जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो एक धनायन के साथ साथ एक ऋणायन कम हो जाता है क्रिस्टल जाल। ठीक है, जब एक धनायन अपने क्रिस्टल जालक को छोड़ दे, तो ऋणायन भी, थोड़ा सी गलत हो जाएगी, सिंपल भाषा में लिखते हैं इसको थोड़ा सा ना, और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाएगी। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट पड़ गई मेरे पास, कोई चीज़ कम पड़ रही है, तो शॉर्ट को क्या बोलते हैं? कमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? समान संख्या में धनायन व ऋणायनों की कमी हो जाती है। ये बेस्ट है। जब क्रिस्टल जालक में समान संख्या, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन व ऋणायन कम पड़ जाए, धनायन व ऋणायनों की कमी हो जाए, तो इसे किस प्रकार के दोष कहते हैं? तो इसे शॉटकी दोष कहते हैं। मतलब एक धनायन भी निकल गया क्रिस्टल से और साथ साथ में एक ऋणायन भी निकल गया, तो वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी। ठीक है, अगर 10 धनायन निकले तो 10 ऋणायन निकल जाएंगे, वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी। ठीक, 2-3 चीजें इसमें नोट करो। शर्त क्या है? कब पाई जाती है? किन पदार्थों में पाई जाती है? तो इसकी शर्त यह है, पहली, क्रिस्टल ठोस की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए।
समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या? उच्च होनी चाहिए। जैसे 8 हो, सीजियम क्लोराइड में होती है ना 8 समन्वय संख्या, 6 तक भी चल जाएगी। ठीक है, 8 हो 6 हो तो ठोस की समन्वय संख्या उच्च होनी चाहिए। और दूसरी शर्त देखो, एक बात चेक करो, धनायन भी निकल रहा है, ऋणायन भी। ऋणायन का आकार तो हमने पढ़ा है कि सामान्यतः धनायनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर धनायन भी निकल रहा है, ऋणायन भी निकल रहा है, तो यहाँ पर दोनों का आकार लगभग बराबर है, ज़्यादा अंतर नहीं। ठीक है, तो धनायन व ऋणायन के आकार में, धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता, लगभग बराबर होता। बड़ा होता है ऋणायन, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण लिख देता हूँ, किन में पाई जाती है ये पाई जाती है, देखो समन्वय संख्या 8 वाले यौगिक है सीजियम क्लोराइड, इसमें पाई जाती है। इसके अलावा 6 वालों में देखो NaCl है, KCl है, KBr है, रुबिडियम ब्रोमाइड है। ठीक है, इनमें मिलेगी। इसके अलावा एक कंपाउंड और है AgBr, सिल्वर ब्रोम। ठीक है, इन यौगिकों में पाई जाती है। धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिक अंतर नहीं है यहाँ पर, और समन्वय संख्या भी सबकी उच्च है। इनकी 6 है समन्वय संख्या, और सीजियम क्लोराइड की 8 है। 20 इसी प्रकार की संरचना बनाता है सीजियम क्लोराइड, और ये FCC बनाते हैं। कहानी क्लियर हुई? अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ शॉर्ट की दोष। ये देखो, यहाँ पर M प्लस है, X माइनस है। M प्लस यहाँ से हट गया, X माइनस यहाँ है। X माइनस M प्लस, X माइनस M प्लस। ठीक है, M प्लस X माइनस, यहाँ से क्या हटा था M प्लस, तो यहाँ से X माइनस हट गया। समझ में आई कहानी? देखो, एक M प्लस ऊपर वाली रो से गायब है, तो नीचे वाली तीसरी रो से एक X माइनस गायब हो गया। तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन हटे, एक धनायन हटा तो एक ऋणायन हट गया। और छिद्र कितने बने? 2 छिद्र बने। छिद्र बन गए ना, तो अपन बोलते हैं छिद्र। ठीक है, अच्छा, यहाँ आवेश 0 है, मतलब कुल आवेश संतुलित है। आवेश कैसा है? संतुलित। ठीक है, यानी उदासीन है वैद्युत रूप से क्रिस्टल। दूसरा, आयनों की संख्या कम पड़ गई, आयनों की संख्या घट गई ना, पहले से 2 आयन कम हो गए, आयनों की संख्या कम हो गई। क्लियर है? तो पदार्थ का घनत्व कम पड़ जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। इनको कनेक्ट कर लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं दूसरे प्रकार के दोष, और वो है हमारा फ्रेंकेल दोष। दूसरा है हमारा फ्रेंकेल दोष। रस समीकरण मितीय दोष में 2 दोष पढ़ते हैं, फ्रेंकेल दोष और शॉर्ट की दोष। तो शॉर्ट की क्लियर हो गया, फ्रेंकेल दोष। ठीक है, देखो फ्रेंकेल दोष एक्चुअली में क्या होता है, धनायनों की, धनायन जो होते हैं यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक ऋण। समान संख्या में धनायन ऋणायन कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आकार बराबर है। धनायन निकल गया, उसके साथ साथ समान साइज के ऋणायन भी बाहर हो गए। ठीक है, फ्रेंकेल में क्या होता है, जो धातु धनायन होता है वो अपने मूल स्थान से हटकर वहीं क्रिस्टल को नहीं छोड़ता, क्रिस्टल के अंतराकाशों में अटक जाता है। क्लियर है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जब क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में, क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में कोई धनायन फंस जाए तो इसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं। और कोई हलचल नहीं होगी, सिर्फ धनायन फंसेगा, वो निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा, फंस गया, तो इसे फ्रेंकेल दोष कहते हैं।
और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोष जिन यौगिकों में पाया जाता है उनमें धनायनों व ऋणायनों की त्रिज्या में बहुत अंतर होता है। यहाँ तो धनायन ऋणायनों की त्रिज्या में अधिक अंतर नहीं होता, आकार मतलब त्रिज्या, अधिक अंतर नहीं होता, लगभग बराबर से होते हैं, तो धनायन भी निकल जाए ऋणायन भी निकल जाए। यहाँ क्या होता है, ऋणायन का आकार काफी बड़ा होता है, ऋणायन का आकार काफी बड़ा होता है, तो धनायन को निकलने की कोई जगह ही नहीं, समझ लो, धनायन निकलेगा कैसे बाहर? तो इस धनायन क्या होता है, अपनी जगह से हटके फंस जाता है अंतराकाशों में। क्लियर? तो धनायन भी ऋणायनों के आकार में पर्याप्त अंतर होने की वजह से धनायन बाहर नहीं निकल पाए। लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। तो शर्त क्या है? और समन्वय संख्या इनमें ज्यादा नहीं होती, निम्न होती। शर्त क्या है? पहली, ठोसों की समन्वय संख्या निम्न होनी चाहिए। उल्टा कर दो, ठोसों की समन्वय संख्या कम होनी चाहिए। जैसे 4 समन्वय संख्या दर्शाने वाली, जैसे 4 समन्वय संख्या दर्शाने वाली यौगिक, सिल्वर के काफी यौगिक हैं जिनकी समन्वय संख्या 4 होती। ठीक है? और दूसरी शर्त क्या है हमारे पास? दूसरी है धनायन व ऋणायनों की के आकार में अधिक अंतर होना चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। धनायन व ऋणायनों के आकार में, धनायन व ऋणायनों के आकार में पर्याप्त अंतर होना चाहिए, पर्याप्त अंतर होना चाहिए। क्लियर है? नोट कर लो। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल किन किन में मिलता है? जिंक सल्फाइड में मिलता है, सिल्वर क्लोराइड में मिलता है, सिल्वर आयोडाइड में मिलता है। जरा चेक करो, सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का धनायन बहुत छोटा, क्लोराइड ऋणायन बहुत बड़ा है, और ये सिल्वर की धनायन छोटा, आयोडाइड भी बहुत बड़ा होता है दोनों केस में। जिंक सल्फाइड। और एक एग्जाम्पल हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड। अब आपका माथा घूमने वाला है, सिल्वर ब्रोमाइड मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा ठोस है जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं? वो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्योंकि ब्रोमाइड जो है ना बीच में पड़ता है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना तो बड़ा है ना छोटा है, इसीलिए कभी कभी तो क्या होता है, परिस्थितियों के अनुसार धनायन ऋणायन निकल जाते हैं इस केस में, तो शॉर्ट की कभी कभी सिल्वर धनायन अटक जाता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता, तो फ्रेंकल भी मिलती है इसमें। तो ये एक ऐसा पदार्थ है इसमें दोनों प्रकार की दोष पाई जाती है। क्लियर हुआ कुछ? ठीक, चलो अब इसका चित्र देखो, इसी में मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। दिखाते कैसे इस दोष को, तो मैं जो शॉर्ट की दोष मैंने लिखा है इसी में मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। देखो क्या होगा, ये धनायन यहाँ से हटा और यहाँ फंस गया, ठीक है, ऋणायन अपनी जगह ही है। देखो समझ में आया, ये धनायन हटा, यहाँ से फंस गया, छिद्र आ गया, अनियमितता उत्पन्न होगी, आवेश तभी भी संतुलित है। देखो धनायन वहीं तो है क्रिस्टल में, तो आवेश में कुछ नहीं बिगड़ा, आयनों की संख्या बराबर समान रहेगी, आयनों की संख्या में भी कमी नहीं होगी, आयनों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, और पदार्थ का घनत्व भी समान रहेगा, क्योंकि कण जब कम ही नहीं हुए तो द्रव्यमान भी नहीं घटा, और द्रव्यमान नहीं घटा तो घनत्व सेम रहे, पदार्थ का घनत्व समान रहता है। क्लियर? तो इस तरह से ये दो प्रकार के रस समीकरण मितीय दोष पड़े। अब अपन हेडिंग लगाते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, अब हेडिंग लगाते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। देखो इनमें क्या होता है, इन दोषों में क्या होता है, धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात
दोष होने के बाद वो नहीं रहता जो अणुसूत्र में है, बदल जाता है। धनायनों में ऋणायनों, और ऐसी यौगिकों को अरस समीकरण मिति यौगिक कहते हैं। धनायनों में ऋणायनों की संख्या का जो अनुपात है वो अलग अलग आता है, ठीक है, बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं होने के बाद दोष होने के बाद जब धनायन व ऋणायनों की संख्या, धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात बदल जाता है, तो ऐसा दोष अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अरस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, VO वेनेडियम का एक ऑक्साइड होता है V1OX, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात देखो क्या क्या हो सकता है। VO 0.6 से लगा के ये हो सकता है VO 1.3 तक, मतलब बीच वाले यौगिक बनेंगे। V1 है, ऑक्सीजन 0.6 है, 0.7 है, 0.8, ऐसे लगाते 1.3 तक। समझ में आया कुछ? देखो अब जरा, दोष होने से पहले, सपोज करो दोष होने से पहले V1O 0.6 था, दोष होने के बाद चेंज हो गया V1O 0.9। तो बताओ धनायनों व ऋणायनों की संख्या का अनुपात अणुसूत्र में यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, 0.9 और 1 का अनुपात अलग आएगा, 0.6 और 1 का अलग आएगा। आ रही कहानी समझ में? ठीक है। तो x का मान यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बदल सकता है, x का मान यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बदल, x का मान 0.6 से वेरी कर सकता है 1.3 के बीच में, ठीक है। ये इस प्रकार की यौगिकों को अरस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं, और ये दोष अरस समीकरण मितीय यौगिकों में मिलता है, इसलिए अरस समीकरण मितीय दोष है। कहानी यहाँ पर भी आवेश संतुलित रहेगा, आवेश सदैव उदासीन रहता है, यानी क्रिस्टल वैद्युत रूप से उदासीन बना रहे, ठीक है। अब ये दोष भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का दोष होता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें है धातु आधिक्य दोष, मतलब धातु धनायन है तो धनायनों की अतिरिक्त मात्रा अगर क्रिस्टल में हो तो ऐसा दोष आता है। देखो होगा क्या, या तो धनायनों और ऋणायनों की संख्या का अनुपात कब बदलेगा, जब धनायन ज्यादा हो या ऋणायन ज्यादा हो। भाई धनायन ज्यादा होंगे तो ऋणायन कम पड़ जाएंगे, तो अनुपात बदल जाएगा, या ऋणायन ज्यादा होंगे तो धनायन कम पड़ जाएंगे, अनुपात बदल जाएगा। पहला केस ले रहे हैं धातु आधिक्य दोष। क्या हो गया इनमें, धातु धनायन क्रिस्टल में बढ़ जाते हैं, क्रिस्टल में बढ़ जाते हैं, क्लियर है। इसकी वजह से अरस समीकरण मितीय दोष आ जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है एक तरह से पदार्थ, ठीक है। अब ये भी दो, धातु बढ़ने के भी दो तरीके हैं, तो ये फिर से दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला कैसे बढ़ सकता है, ऋणायन अपनी जगह से हट जाए, क्लियर है, यानी ऋणायनों की कमी से, ऋणायन अपनी जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल को, मतलब छोड़कर बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ऋणायनों की रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, ऋणायनों की रिक्ति के कारण बनने वाला धातु आधिक्य दोष, ठीक है। चलो कैसे बनता है इधर चेक करते हैं। देखो ऋणायनों की रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष कैसे बनता है, ऐसे। ये एक हमारे पास क्रिस्टल है, इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, ये तो आदर्श क्रिस्टल बना दिया हमें,
ठीक है, अब इसको दोष युक्त करना है, और दोष कैसा होना चाहिए? धातु आधिक्य दोष, दोष होना चाहिए धातु आधिक्य दोष। ठीक है, और धातु आधिक्य दोष कैसे आ रहा है? ऋण आयनों की रिक्ति के कारण आ रहा है। तो जरा समझना ऋण आयनों की रिक्ति कैसे होती है। देखो होता क्या है यहाँ पर, ये दोष तब उत्पन्न होता है जब हम धातु को ये अपन कह सकते हैं क्रिस्टल को जब धातु की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, धातु की वाष्प के साथ जलाकर गर्म करते हैं, धातु की वाष्प के साथ गर्म करते हैं, तो क्रिस्टल को जब धातु की वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, जरा समझना, ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर धातु वाष्प के साथ संजलित हो जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जिस रिक्ति में छूटा है, वहां F केंद्र बन जाता है, F केंद्र बन जाता है। इससे पदार्थ में रंग दिखाई देता, F केंद्र की वजह से। रंग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से दिखता है, F केंद्र में इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, रंग दिखाई देता है। कैसे, जरा समझो। देखो धातु की वाष्प के साथ गर्म किया तो ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो ये ऋणायन इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा यहीं पर ही, और X माइनस ना निकल के X निकल गया। अब ये X किससे क्रिया करता है, ये जरूरी चीज। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो NaCl का क्रिस्टल है, समझ लो। अब NaCl का क्रिस्टल Na+ और Cl- आयनों में अरेंज है, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस NaCl को सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया, सोडियम वाष्प के साथ, जरा समझना, NaCl को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया, तो सोडियम वाष्प क्या करती है, सोडियम वाष्प भी Na+ और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, क्लियर है नहीं। तो होगा क्या जरा समझना, ये Cl- कहाँ से आया है, ये Cl- कहाँ से, क्रिस्टल से, ये Cl- क्रिस्टल से आ जाएगा, और ये Cl- इस Na+ के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जो Cl यहाँ से निकला है वो किसके साथ चला जाएगा, सोडियम वाष्प के Na के साथ, सोडियम जो वाष्प है उसका जो Na+ है उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, अब ये Cl तो उदासीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया वो इलेक्ट्रॉन Cl ले लेगा, फिर से ऋणावेशित हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा क्लोरीन का वो यहाँ बच जाएगा, ये F के अंदर। ये क्या है हमारा, F केंद्र, फेरब जनरेटर केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है, फेरब जनरेटर केंद्र, समझ में। और मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग क्रिस्टलों का अलग अलग रंग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अलग अलग क्रिस्टलों का अलग अलग रंग होता है। जैसे NaCl को जब सोडियम वाष्प के साथ गर्म करेंगे तो रंग पीला होगा, पीला रंग। किस वजह से आ रहा है रंग, F केंद्र की वजह से, समझिए, F केंद्र की वजह से पीला रंग आ रहा है। ठीक है, अगर हम ले लें पोटेशियम क्लोराइड, तो इसको पोटेशियम वाष्प के साथ गर्म करना पड़ेगा, जो धातु है वही उसी की वाष्प लेंगे। ठीक है, तो बैंगनी रंग दिखाई देता है, F केंद्र बनेगा, सेम यहाँ भी बैंगनी रंग दिखाई देता है। अगर लिथियम क्लोराइड ले लें तो लिथियम वाष्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ दिखता है गुलाबी रंग। एक चीज और नोट करो, NaCl, KCl और LiCl, इसमें रस समीकरण मितीय, इन तीनों में रस समीकरण मितीय दोष कौन सा मिलता था, शॉर्ट की दोष। तो अपन कह सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष जो ऋणायनों की रिक्ति के कारण बना है, F केंद्र बनने के कारण, ठीक है, वो शॉर्ट की दोष दिखाने वाले क्रिस्टल दिखाते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे हम लिख सकते हैं, शॉर्ट की दोष दर्शाने वाले क्रिस्टल इस दोष को दर्शाते हैं, इस दोष को दर्शाते हैं। अब तुम सोच रहे हो सर एक ही पदार्थ शॉर्ट की दर्शा रहा है, NaCl, और ये भी डिपेंड करता है सिचुएशंस पर।
अच्छा, तो अशुद्धि मिलाओगे, सोडियम वाष्प अशुद्धि तो है, मैंने शुरू में बताया था। आदर्श क्रिस्टल तो आदर्श है, लेकिन उसको गर्म कर दोगे, अशुद्धि मिला दोगे तो उसमें दोष आएगा। अब शॉर्ट की दोष कब आता है? शॉर्ट की दोष तब आता है जब अपन कोई अशुद्धि नहीं मिलाते, बस पड़े पड़े छोड़ देते हैं, अपने आप धनायन ऋणायन कम हो जाते हैं। फ्रेंकल भी ऐसे ही आता है। लेकिन ये कब आ रहा है? अशुद्धि मिलाने से आ रहा है। रस समीकरण मितीय दोष NaCl में कब आ रहा है? जब अपन अशुद्धि मिला रहे हैं, और नहीं मिला रहे तो रस समीकरण मितीय दोष आ जाएगा, शॉर्ट की दोष पड़े पड़े आ जाएगा, अपने आप ही गर्म हो गया ठंडा हो गया तब आ जाएगा। ठीक है, ये F केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से रंग आता है। रंग कैसे आता है फिर से सुन लो, जब सूर्य का प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। कोई एक रंग का प्रकाश इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जिस रंग का प्रकाश अवशोषित किया है इलेक्ट्रॉन की, उसके पूरक रंग का प्रकाश ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और पूरक रंग का हमें ये पूरा क्रिस्टल दिखाई देगा। जैसे NaCl पीले रंग का दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ने पीले रंग का जो पूरक रंग होता है उसका अवशोषण किया है, पीले रंग का नहीं किया। फिर उत्सर्जन पीले रंग का किया है, तो उत्सर्जित प्रकाश ही हमें क्रिस्टल के रंग को दिखलाता है, ये बताता है। ठीक है, तो ये हो गया धातु आदिक्य दोष, ऋण आयनों की रिक्ति के कारण बनने वाला। अब है धातु आदिक्य दोष जो दूसरे कारण की वजह से उत्पन्न हो सकता है। नोट कर लिया आपने? चलो, धातु आदिक्य दोष में सेकंड प्रकार का दोष मैं लिख देता हूं। देखो, धनायन बढ़ रहे हैं, पहला कारण है धनायन बढ़ गए। देखो, एक धनायन यहाँ पर एक्स्ट्रा, चेक कर लो, एक धनायन। अच्छा, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व कम हो जाएगा। जैसे धनायन यहाँ पर एक ऋणायन कम हो गया, घनत्व डिक्रीज हो जाएगी, और ध्यान रखो। आवेश तो उदासीन है। देखो, आवेश कैसे उदासीन है, चेक कर लो। जितना ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्लोराइड आयन का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की वजह से उदासीन रहेगा। क्लोरीन निकला है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकला है, वो तो वहीं रह जाए। समझ में आ गई कहानी? तो घनत्व कम हो जाएगा, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, क्रिस्टल उदासीन रहेगा। ठीक है, और एक चीज देख लो, रस समीकरण मीतीय दोष क्यों है? क्योंकि अब देखो, अब क्या है, धनायनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। धनायन कितने हैं बस जरा बताओ मुझे? 6 हैं। और ऋणायन कितने हैं जरा बताओ? 5 ही रह गए ऋणायन। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, ऋणायन थोड़ी है। तो धनायन 6, ऋणायन 5। धनायन ऋणायनों की संख्या के अनुपात क्या आएगा? अलग आएगा। पहले कितने थे? दोष रहित क्रिस्टल में 6/6, ऋणायन भी 6 थे, धनायन भी 6, एक आ रहा था अनुपात। अब 6/5 यानी अलग आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अनुपात बदल गया ना, तो इसीलिए रस समीकरण मीतीय दोष। सब कुछ क्लियर है? अब दूसरा कारण होता है धातु को बढ़ाने का, धातु आदिक्य करने का, कि धनायन बाहर से आ जाए खुद चल के, यानी धनायनों की अंतराकाश स्थानों में उपस्थिति। धनायनों की अंतराकाशों में उपस्थिति, अंतराकाशों में उपस्थिति आ जाए अगर धनायनों की, तो भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जरा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा दोष जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में होता है। हम लिख सकते हैं, जब किसी क्रिस्टल को गर्म किया जाता है, जब किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो धनायन मुख्य क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है, मुख्य क्रिस्टल के अंतराकाशों में प्रवेश कर जाता है, अंतराकाशों में प्रवेश कर जाता है। तथा देखो, अंतराकाशों में प्रवेश कर गया धनायन, मुख्य क्रिस्टल के अंतराकाशों में प्रवेश कर जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में फंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में फंसे रहते, ये ध्यान रखना, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो फिर क्या हो? धनायन, अगर सिर्फ धनायन आ जाएगा तो धनावेश बढ़ जाएगा, ऋणावेश घट जाएगा, विद्युत रूप से उदासीनता खत्म हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन भी फंसे रहते हैं। ठीक है, ये मिलता है जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड में कैसे मिलता है जरा चेक करो। जब जिंक ऑक्साइड को अपन गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब अपन गर्म करते हैं, ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसके रिवर्सिबल रिएक्शन में जब गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है? जिंक धनायन प्लस ऑक्साइड ऋणायन बनता है। तो ये ऑक्साइड ऋणायन 1/2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाता है, गैस है ये तो।
ऑक्साइड आयन तो ऑक्सीजन गैस बनकर बाहर निकल जाती है, और ऑक्साइड आयन जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाती है साथ में। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? ऑक्साइड आयन से, ठीक है। तो ये जिंक धनायन कहाँ चला जाता है? मुख्य क्रिस्टल में चला जाता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, देखो दोष युक्त क्रिस्टल इस तरह से दिखाई देता है। देखो सारे धनायन और ऋणायन अपनी जगह पर ही है, कोई नहीं हिला है, बस बाहर से जो हिस्सा टूटा है जिंक ऑक्साइड का, उसमें जिंक धनायन बाहर से आ जाता है, यहाँ फंस जाए जिंक धनायन, इस अंतराकाश में फंस गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस गए, ऐसे ऐसे, मतलब धनायन यहाँ फंस गया आकर के, यहाँ धनायन फंस गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फंस गया, समझ गए ना। अब जिंक +2 हो आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो एक धनायन आया तो उसके साथ एक ऋणायन आ जाए, तो आवेश तो भी संतुलित है, आवेश चेंज नहीं हुआ, घनत्व तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ क्योंकि धनायन एक्स्ट्रा है, देखो अंतराकाश में घनत्व तो बढ़ जाता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रंज दिखाई देती है, रंज का कारण बनता है ये इलेक्ट्रॉन, पर इसे एफ केंद्र नहीं कहते क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं मिली, जगह मिल जाती तो एफ केंद्र हो जाता। पिछले केस में इलेक्ट्रॉन को जगह मिल गई थी, ठीक है, जालक बिंदु मिल गया था, यहाँ नहीं मिला, बीच में फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो रंग का कारण ये भी बनता है। तो जिंक को जब गर्म करते हैं तो पीला रंग का दिखाई देता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से दिखता है पीला रंग से। अब देखो जिंक ऑक्साइड जो तुम्हें क्रिस्टल बनाना तो जिंक +2 ऑक्साइड -2, जिंक +2 ऑक्साइड -2 ऐसे लिख लो, यहाँ जिंक +2 लिख लो या 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें चेक करो, धातु धनायन की वृद्धि हुई है, बिल्कुल, कैसे? डायरेक्ट अंदर आ गया धातु धनायन एक्स्ट्रा आ गया, एक धातु धनायन एक्स्ट्रा उपस्थित है, एक धातु धनायन यहाँ पर अतिरिक्त उपस्थित है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर धनायनों की संख्या बढ़ी है, ऋणायनों की संख्या कम हुई है, एक ऋणायन कम हुआ है तो अनुपात बदल जाएगा, एरर समीकरण मितीय दोष बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये था धातु आधिक्य दोष। एरर समीकरण मितीय दोष का दूसरा उदाहरण आता है धातु न्यूनता दोष, दूसरा डाल लो, धातु न्यूनता दोष। मतलब धातु न्यूनता का मतलब है कि धातु धनायन क्रिस्टल में कम हो जाते हैं, धातु धनायन क्रिस्टल में कम हो जाते हैं, ऋणायन बढ़ जाते हैं क्रिस्टल में। ये भी 2 प्रकार का होगा, पहला धनायनों की अंतराकाशों में उपस्थिति नहीं, पहला हो जाएगा हमारा ऋणायनों की अंतराकाशों में उपस्थिति, उसको बाद में पढ़ेंगे। देखो अगर हम ध्यान दें तो इसमें पहला कौन सा था? इसमें पहला था धातु जो ऋणायन है उसकी रिक्ति के कारण ऐसा दोष आता था। किसमें? धातु आधिक्य दोष में पहला था धातु रिक्ति के कारण आने वाला दोष। अब धातु न्यूनता दोष में पहला कौन सा है? धातु न्यूनता दोष में है कि साहब धातु धनायन खुद अपनी जगह को छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है, यानी कि धनायनों की रिक्ति के कारण दोष जो आता है, धनायनों की रिक्ति के कारण, धनायनों की रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष, धनायनों की रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब अपन क्रिस्टल को गर्म वगैरह करते हैं, इसमें शुद्धि वगैरह मिलाते हैं, तो एक धातु धनायन कम पड़ जाता है, धातु धनायन कम पड़ जाता है, और धातु धनायन अगर निकल जाएगा बाहर तो धनावेश की कमी हो जाएगी। तो उस धनावेश की कमी को कैसे संतुलित किया जाएगा? तो क्या होगा, यहाँ पर कोई दूसरा धातु धनायन, जरा समझना, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था पहले वाले से अलग हो, ठीक है ना, वो आ जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये दोष बहुत ही विशेष है। यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए। यह दोष उन क्रिस्टलों में मिलता है, उन क्रिस्टलों में मिलता है जिसमें धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाए। इसका एक उदाहरण ध्यान रखना, फेरस सल्फाइड FeS में मिलता है ये दोष, FeS में। अब यहाँ पर क्या होता है, इस FeS पदार्थ में Fe की 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलता है, इसे फेरस आयन बोला जाता है, फेरस आयन, और Fe+3 में मिलता है, इसे फेरिक आयन बोला जाता है।
ठीक है, फेरस आयन और फेरिक आयन 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में मिलता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं Fe+2 है ये, ठीक है, और ये S2- सल्फाइड है, फिर यहाँ पर लिख देते हैं Fe+2 है, Fe+2 S2-, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सबको हटा करके Fe+2 S2-, Fe+2 S2- लिख देते हैं, S2-, Fe+2 S2-, Fe+2 Fe+2 S2-, Fe+2 S2-। ठीक है, अब क्या होगा जब दोष आएगा तो एक Fe+2 क्रिस्टल में से कम हो जाए, अब देखिए इसमें क्या होता है जब एक Fe+2 आयन कम पड़ता है, यहाँ एक Fe+2 आयन क्रिस्टल को छोड़ देता है, क्रिस्टल को छोड़ देता है, इससे क्या होगा, धनावेश में 2 की कमी होगी, तो वापस धनावेश में 2 की वृद्धि करने के लिए छोड़ देता है, धनावेश में 2 की कमी हो जाती, अतः वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए दो अन्य Fe+2 आयन Fe+3 आयनों से प्रतिस्थापित हो जाते, मतलब उच्च संयोजकता वाला आयन 2 निम्न संयोजकता वाले आयनों को हटा देता है, जिससे वापस +2 चार्ज बैलेंस हो जाए, आयन Fe+3 आयनों से प्रतिस्थापित हो जाते, वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। देखो क्या हुआ, आदर्श क्रिस्टल है, इसमें सपोज करो ये Fe+2 कम हो गया, तो अब धनावेश की कमी हो गई, किसकी कमी हुई, धनावेश धातु न्यूनता दोष है। अब यहाँ पर आवेश गड़बड़ हो गया ना भाई, 2+2 चार्ज कम हुआ तो 2-2 बढ़ गया यहाँ पर 2-2 बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ये Fe+2 भी हट जाता है, इसकी जगह बाहर से Fe+3 आ जाता है। मैंने बताया ना कि किस जालक में Fe+2 भी है, Fe+3 में Fe+3 कम है, ज़्यादा Fe+2 है, तो जहाँ Fe+2 एक हटा तो उस जालक में 2 Fe+3 आ जाते हैं, अतिरिक्त 2 Fe+3 प्रवेश कर जाते हैं इन दोनों Fe+2। ठीक है, तो जरा मुझे चेक करके बताओ धनावेश कितना है यहाँ पर, 2 और 3 5, 2 7 और 3 10 और 2 12 चार्ज है, धनावेश 12 है, ऋणावेश कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 बराबर है, धनावेश और ऋणावेश बराबर हो गए, ठीक है, बट धनायन कम पड़ गया, देखो एक यहाँ पर एक धनायन होना चाहिए था जो नहीं है, तो धातु न्यूनता दोष, किसकी वजह से धातु न्यूनता हुई, धनायन की रिक्ति की वजह से, और उस रिक्ति के आवेश को किसने संतुलित किया, बाकी धनायनों के उच्च संयोजकता वाले आयन। समझ में आ गई कहानी, ये है। दूसरा एक इसमें और है जिसका कोई उदाहरण अभी तक ज्ञात नहीं है, और वह ऋणायनों की अंतराकाश में उपस्थिति के कारण धातु न्यूनता दोष, के कारण धातु न्यूनता दोष, ठीक है ना। अभी तक कोई उदाहरण ज्ञात नहीं, इतना लिख लो इसमें, तो इसको पढ़ना नहीं। क्यों भाई, उदाहरण ज्ञात क्यों नहीं, सोच के देखो, यहाँ पर धनायन ऋणायन समझ लो इनको, यहाँ बीच में कोई बड़ा सा ऋणायन बैठा हुआ है बीच में, तो ये संभव है क्या भाई, बीच का स्थान तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, ऋणायन आकार में बहुत बड़ा होता है, तो ऋणायन बाहर से आकर के फंस नहीं सकता, जैसे पिछले केस में धनायन तो बाहर से आके फंस सकता है, जिंक आयन आके फंसाता, ऋणायन नहीं आके फंसेगा। धातु न्यूनता
धातु न्यूनता दोष ऋणायनों के फंसने की वजह से नहीं होगा। ऋणायन फंस जाएगा तो ऋणायन बढ़ जाएंगे, धातु कम पड़ जाएगी। तो ऐसा अभी तक में उदाहरण ज्ञात नहीं है। ऐसा अगर उदाहरण ज्ञात हो तो बहुत अस्थायी होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे दोष, तो इसको नोट कर लो आप। ठीक है, और अब लास्ट और फाइनल लेक्चर लेके आएंगे जिसमें इस चैप्टर करेंगे खत्म। थैंक यू वेरी मच।